राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। शाम को 5:30 बज रहे थे। 60 वर्षीय रामवती जी अपनी बेटी स्नेहा के साथ बैठी हुई चाय पी रही थी। वहीं टेबल पर रखा हुआ फोन बजने लगता है। रामवती जी चाय का कप टेबल में रखकर फोन उठा लेती हैं। वह फोन बहू के मायके से था। बहू के पिताजी बोल रहे थे, हेलो संदन जी, मेरी बड़ी बेटी जो कि बाहर रहती है कुछ दिनों के लिए हमारे पास मिलने आई है। वह 3 साल में वापस लौटी है। अपनी बहन सुधा की शादी में भी नहीं आ पाई थी, इसीलिए आप कल सुबह सुधा को भेज दीजिए। वह अपनी बहन के साथ कुछ दिनों तक रह लेगी। रामवती जी ने इधर से जवाब दिया, देखिए सुधा बहू अभी मायके नहीं जा सकती। यहाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी बेटी स्नेहा की कॉलेज का एग्जाम आने वाला है, इसीलिए घर के कामों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। यह कहकर रामवती जी ने फोन काट दिया। सुधा भी अब तक वहां पहुंच गई थी। सुधा ने बोला, लेकिन मम्मी जी, मेरी दीदी 3 साल के बाद आई है। मेरी शादी को 2 साल हुआ। दीदी को शादी में बुलाया गया था, लेकिन वह विदेश में रह रही। जीजा जी को छुट्टी नहीं मिली थी वहां की ऑफिस से, इसीलिए वह इंडिया वापस नहीं आ पाई थी। अब वह मुझसे मिलने ही आई है, तो मम्मी जी आप एक बार मुझे जाने दीजिए। मैं जल्दी ही अपनी दीदी से मिलकर वापिस आ जाऊंगी। नहीं रहूंगी ज्यादा दिन वहां। अभी रामवती जी बोलने वाली थी कि स्नेहा ही बोल दी, क्या भाभी, जब देखो मायके मायके की रट लगा रखी हो। आपकी बहन आई है तो बहन को मायके में रहने दो ना, आपको जाने की क्या जरूरत है। जब तो शादी में आना था तो नहीं आई, अब आप नहीं जाएंगी। भाभी, आप अगर बात नहीं माने तो देख लेना, मेरा एग्जाम आने वाला है। मैं फेल हो जाऊंगी तो इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। घर में कितने काम होते हैं आपको पता है कि नहीं। आप मायके जाकर बैठेगी तो फिर घर के सारे काम माँ करेगी। माँ के घुटने और कमर में कितना दर्द रहता है, मुझे माँ की मदद करनी पड़ेगी। नहीं भाभी नहीं, आप सोचना भी मत मायके जाने का, जब तक कि मेरी परीक्षा खत्म नहीं हो जाती। सुधा कुछ बोलती कि अभी सास बोल पड़ी, हाँ बहू, ठीक ही कह रही है स्नेहा। कुछ दिनों की बात है, इसकी परीक्षा तो हो जाने दो। फिर स्नेहा कहती है, मम्मी, भाभी को पढ़ाई के बारे में क्या मालूम। भाभी पढ़ी लिखी ज्यादा थोड़ी ना है। पता नहीं 10वीं 5वीं तक तो पढ़ी होगी। वैसे इनके मम्मी पापा ने कहा था कि मेरी बेटी 10वीं पढ़ रही है, लेकिन देखो, इन्हें तो खुद का नाम लिखना भी नहीं आता। लेकिन इन्हें जो भी घर गृहस्थी के काम आते हैं वह भी करने में कितना नाटक। जब देखो मायके माँ की। रामवती जी ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ी लिखी हो या ना हो, घर के काम संभाल ले बस। वैसे भी सुधा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, 10वीं तक की पढ़ाई करके छोड़ दिया था। उसके 2-3 साल बाद उसकी शादी हो गई। सुधा पढ़ी लिखी भले ही नहीं थी, लेकिन घर गृहस्थी के कामों में बहुत हो जुड़ी थी। वह हर काम को इतना सफाई के साथ करती थी, इतने अच्छे से करती थी कि कभी कोई खूबी निकाल ही नहीं सकता था। उसकी किसी भी काम में कोई कमी नहीं रहती। भोजन पकाती तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते। सुबह 5:30 बजे से उठकर घर की साफ सफाई, घर में सब लोगों के लिए चाय नाश्ता, सास की सेवा, ससुर की सेवा, सबके कपड़ों में इस्त्री करना, ननद की कॉलेज जाने के लिए टिफिन बनाकर देना, उसके पति पंकज को टिफिन बनाकर देना, सबकी बहुत अच्छे से सेवा करती थी। इसीलिए घर में सबकी आदत हो गई थी। स्नेहा तो जब से भाभी आई थी तो किचन में कभी झांकने भी नहीं गई थी। ऊपर से कॉलेज जाते जाते 100 काम भाभी को बोलती, अरे मेरा टिफिन तैयार हुआ कि नहीं, मेरे कपड़े इस्त्री हुए कि नहीं, मेरी चाय बनी कि नहीं, भाभी कितनी लेट करती हो, इतनी देर तक सुबह सोती क्यों रहती हो, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, मुझे रोज कॉलेज जाने में देर हो जाती है। और बेचारी सुधा थी कि दौड़ दौड़ कर सास का ऑर्डर पूरा करती, उधर पति का करती और इधर ननद का भी। कभी जुबान नहीं खोलती थी, बस इसी सब चीजों की आदत सी लग गई थी।
अब तो सुधा का मायके जाना बंद हो गया। सास और ननद ने मना कर दिया तो मानो पति कुछ नहीं कर सकता था। पति अपनी बहन और अपनी माँ का ही गुलाम था। घर में सास और ननद की ही चलती थी। सुधा समझ गई थी कि पंकज से भी कहने से कोई फायदा नहीं, उल्टा मुझे ही चार बातें सुननी पड़ेगी। और हुआ भी ऐसा। जब शाम को ऑफिस से पंकज आया तो सुधा पति से कुछ कहती उससे पहले ही स्नेहा और रामवती जी दोनों माँ बेटी मिलकर पंकज के कान भर दिए। पंकज, तुम अपनी पत्नी को मायके जाने की इजाजत मत देना। तुम्हारी बहन की परीक्षा और मेरी कमर और घुटनों की दर्द, ये सब कौन संभालेगा? पंकज भी कमरे में जाकर सामने से ही कह दिया कि तुम्हें मायके अभी जाने की क्या पड़ी है, क्यों जिद कर रही हो? सुधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम तो समझो, मेरी दीदी 3 सालों के बाद विदेश से लौटकर आई है और वह सिर्फ मुझसे मिलने आई है। प्लीज मुझे 2 दिन के लिए जाने दो। पंकज ने कहा, नहीं, मम्मी और बहन ने मना कर दिया है तो फिर मैं कौन होता हूँ बीच में तुम्हें जाने की इजाजत देने वाला। तुम मम्मी से बात करो, यदि मम्मी हाँ कहती है तो तुम चले जाओ। सुधा समझ गई थी कि अब कुछ नहीं होने वाला है। वह फोन पर बात करती, वीडियो कॉलिंग रात में कर लेती। कुछ दिनों रहकर सुधा की बड़ी बहन फिर से चली गई, लेकिन सुधा अपनी बहन से नहीं मिल पाई। सुधा की गोद में एक 8 साल की बच्ची भी थी। उसे देखने के लिए उसकी बड़ी बहन की बहुत इच्छा थी। समय गुजरता गया। इधर सुधा ने देखा कि स्नेहा जो पढ़ाई के बहाने करके मुझे कहीं जाने नहीं देती, तो खुद बैठकर पूरा दिन टीवी में अपना फेवरेट सीरियल देखती है, आड़े टेढ़े मुंह बनाकर सेल्फी लेती है और मेकअप कर करके रील्स बनाती है, इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है और कहती है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। इसी तरह से महीना बीता और स्नेहा का एग्जाम भी हो गया। स्नेहा की एक बड़ी बहन सारिका, वह भी विदेश में रहती थी, लेकिन स्नेहा और सारिका में बहुत फर्क था। सारिका हमेशा अपने भाभी से अच्छे से बात किया करती थी, भाभी का दुख दर्द समझती थी और माँ को भी समझाती थी कि माँ, भाभी को मायके जाने दिया करो। अभी तुम लोग घर पे हो तो कुछ दिनों तक घर के काम संभाल लिया करो। तुम लोग तो भाभी को उनके माता पिता से दूर ही कर दिए हो। लेकिन स्नेहा और रामवती जी को बैठे बैठे आराम से खाने की आदत हो गई थी, इसीलिए वह बड़ी बेटी की बात को टाल दिया करते थे। अब स्नेहा की पढ़ाई हो गई थी, वह नौकरी भी करने लगी थी। स्नेहा के लिए अब रिश्ते ढूंढने की जरूरत थी, क्योंकि स्नेहा शादी के लायक हो गई थी। स्नेहा के पसंद का एक लड़का था, जिसके बारे में स्नेहा ने माँ को बताया तो माँ उस लड़के से मिलने के लिए राजी हो गई। पंकज और माँ दोनों जब लड़के से मिले तो लड़का उन्हें अच्छा लगा। घर भी सब ठीक ठाक ही था। फिर दोनों परिवारों की सहमति से स्नेहा का विवाह तय हो गया। अब स्नेहा की शादी पर सारिका भी आई थी। स्नेहा और सारिका दोनों बहनें मिलकर बहुत खुश हुई। सारिका को देखकर सुधा को अपनी बड़ी बहन की याद आ गई कि कैसे उसकी बड़ी बहन विदेश से उससे मिलने आई थी, लेकिन उसके ससुराल वाले अपनी बहन से मिलने नहीं जाने दिए। उसकी आंखों में आंसू देखकर सारिका पास आकर पूछने लगी, क्या बात है सुधा भाभी, आंखों में आंसू क्यों आ गए? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं दीदी, आपको इस तरह स्नेहा से गले मिलते हुए देख मुझे अपनी बहन की याद आ गई। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी दीदी आई है, मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन आपकी मम्मी और आपकी छोटी बहन ने मुझे मायके नहीं जाने दिया। अब पता नहीं मेरी दीदी कब आएगी। सारिका ने कहा, यह तो गलत बात है। मैंने मम्मी से कहा भी था कि भाभी को जाने दो, लेकिन मम्मी ने मेरी बात नहीं मानी। अब बहुत ही जल्दी स्नेहा की शादी की तारीख आने वाली थी। सारिका ने अपनी बहन को समझाते हुए कहा, स्नेहा, तुझे भाभी के साथ ऐसे व्यवहार नहीं करने चाहिए।
अब तू भी ससुराल जा रही है। यदि तेरे साथ ऐसा हुआ, तेरे ससुराल वाले तुझे अपने मायके आने से मना किए, तो बता तुझे कितना बुरा लगेगा। स्नेहा ने कहा, दीदी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है वह लड़का मुझे पहले से ही जानता है कि मैं कितने खुले विचारों वाली लड़की हूँ। अरे वह तो दीवाना है मेरा। जब मैं उसे कहूंगी तब वह मुझे मेरे मायके लाकर छोड़ देगा और मेरे पीछे पीछे वापस आएगा। तो सारिका ने कहा, भगवान करे तेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे, हमेशा जो तू चाहती है वही हो। स्नेहा ने कहा, दीदी वही होगा। बस बहुत ही जल्दी स्नेहा की शादी हुई और वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में स्नेहा का पति उसे बहुत प्यार दिया। सास ने भी उसे बहुत प्यार से उसका स्वागत किया। लेकिन यह कितने दिनों तक? बहू आखिर घर की बहू होती है। धीरे धीरे स्नेहा को भी घर के कामों की जिम्मेदारी होने लगी। इस बीच में स्नेहा ने कई बार अपने पति से कहा कि मुझे मेरी मम्मी से मिलना है, तो उसका पति उसे बड़े प्यार से उसके मायके लेकर आता और फिर 2-4 घंटे रहकर उसे वापस लेकर चला जाता। बीच बीच में स्नेहा अपने मायके आकर रहने भी लगती थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि देखो मेरा परिवार और मेरा घर कितना अच्छा है। वह अपनी माँ से कहती, माँ मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात मानते हैं। अब शादी को 3 महीने गुजर गए थे। अब स्नेहा किचन में भी काम करती, पति को जो कहती वह बात तो मानता था, लेकिन पहले महीने दूसरे महीने से थोड़ा कम। धीरे धीरे समय बीतता गया। स्नेहा की शादी को साल भर होने आया। अब स्नेहा की हालत उसके ससुराल में सब कुछ चेंज हो चुकी थी। एक दिन स्नेहा ने कहा अपने पति से कि चलो दीपक, मुझे मेरी मम्मी के घर जाना है। तो दीपक ने कहा कि देखो मुझे ऑफिस में काम है, मैं तुम्हें ऐसे हर बार लेकर तुम्हारे मायके नहीं जा सकता। वहीं सास खड़ी थी। स्नेहा की सास ने कहा, क्या बहू, क्या तमाशा लगाकर रखा है? जब से शादी हुई है तुम जितना ससुराल में नहीं रही उतना तुम मायके चली जाती हो। जब अपने माता पिता की इतनी ही लाडली थी तो तुम्हारे माँ बाप ने शादी ही क्यों किया? अब कुछ जिम्मेदारियां होती हैं ससुराल की, उन्हें संभालो, कि रोज मायके जाने के लिए पैर उठाए रखोगी। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर के काम करो और जिम्मेदारियों को संभालो। स्नेहा तो अब चुप ही हो गई थी। उसको उस दिन की याद आई कि जब वह अपनी भाभी को ऐसे सीधे जवाब दे दिया था। स्नेहा मन मार कर घर के सारे काम करने लगी। इधर रक्षाबंधन का त्योहार था। स्नेहा की भाभी सुधा बहुत खुश हुई कि मैं काफी टाइम से मायके नहीं गई, तो रक्षाबंधन में जरूर जाऊंगी। सुधा सारी तैयारियां करने लगी और एक दिन पहले ही माँ से कहने लगी, मम्मी जी मैं रक्षाबंधन के दिन सुबह ही चली जाऊंगी और फिर 2 दिन रहकर वापस आ जाऊंगी मायके से। तो रामवती जी ने कह दिया, बहू कोई जरूरत नहीं है मायके जाने की। अरे अब तुम्हारी शादी को 3 साल बीत गए हैं। तुम एक बेटी की माँ हो, तुम्हें घर की जिम्मेदारी उठानी है। और जब देखो मायके मायके, जब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी तो कितनी बार तुम राखी बांधने गई अपने भाई को। अब तुम्हें कहीं नहीं जाना। मेरी बेटी ससुराल से आएगी, तुम्हारा फर्ज बनता है कि नई नवेली शादी हुई ननद का अच्छे से स्वागत करें। तुम उसके लिए अच्छे अच्छे उसके पसंद के खाना बना डालो। और हाँ, उसे पाव भाजी बहुत पसंद है, वह भी बना लेना। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसके सारे सपने सारे अरमान टूट गए। वह किचन में जाकर खड़ी खड़ी खूब रोई। फिर उसकी ननद के पसंद का खाना बनाने लगी। इधर स्नेहा अपने ससुराल में मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। अपनी सास से कहा, मम्मी जी अभी तक दीपक नहीं आए, मुझे लेकर वो कब जाएंगे? मैं उनको फोन लगाती हूँ। तो स्नेहा की सास ने कहा, कोई जरूरत नहीं है बहू दीपक को फोन लगाने की। मैंने दीपक को मना कर दिया है। वह तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके नहीं जाएगा, बल्कि
मेरी बेटी आ रही है। जब मेरी बेटी आएगी और तुम दीपक को लेकर चली जाओगी तो वह किसे राखी बांधेगी? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, घर को अच्छे से सजाओ, मेरी बेटी के पसंद का खाना बनाओ, उसके साथ घर में रहो और उसके साथ रक्षाबंधन देखो कि तुम्हारे ससुराल में कैसे होता है। मायके में तो तुम हमेशा ही देखती आई हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर स्नेहा के पैरों तले जमीन सरक गई। उसे वह सब याद आने लगा जो वह अपनी भाभी सुधा के साथ करती थी। ऐसे ही वह और उसकी माँ मिलकर दोनों भाभी के अरमानों को तोड़ दिया करती थी। एक एक बात उसे याद आने लगी। वह किचन में चली गई। वह भी किचन में खड़ी खड़ी खूब रोई और फिर अपनी ननद के पसंद का खाना बनाने लगी। तभी स्नेहा की माँ रामवती जी का फोन आया। हेलो बेटी स्नेहा, अभी तक तुम कहाँ पहुंची? कितना लेट कर रही हो? तो स्नेहा ने कहा, मम्मी मैं रक्षाबंधन पर घर नहीं आ रही हूँ। मेरी सास ने मना कर दिया है। मेरी ननद आ रही है, मैं उसके पसंद का खाना बना रही हूँ। यह बात सुनकर तो रामवती जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तेरी सास कैसी है जो बेटी को उसके मायके नहीं भेज रही है? कम से कम रक्षाबंधन के दिन तो भेजना चाहिए। तेरी एक बहन विदेश में है, वह तो आ नहीं पाएगी, लेकिन कम से कम तू तो नजदीक है, तो राखी बांधने आ जा भाई को। नहीं मम्मी, मैं कैसे जबरदस्ती करके आऊं? मेरी ननद आ रही है, वह दीपक को राखी बांधेगी। चलो मम्मी, मुझे किचन में बहुत काम है, मैं अपनी ननद की पसंद का खाना बना रही हूँ। रामवती जी ने कहा, क्यों? तेरी ननद का पसंद का खाना तू क्यों बना रही है? तू मना कर दे अपनी सास से और बोल के मुझे मायके जाना है। स्नेहा ने कहा, मम्मी कुछ नहीं हो सकता, यहाँ दीपक भी अपनी मम्मी की ही बात सुनते हैं और अपनी बड़ी बहन की। यदि एक बार मेरी सास और ननद ने मना कर दिया तो कुछ नहीं हो सकता। मम्मी मैं फोन रखती हूँ, बहुत सारे खाना की ऑर्डर दिए हैं सास ने, वह सब मुझे बनाने में टाइम लगेगा। यह कहकर स्नेहा ने फोन कट कर दिया। अब स्नेहा किचन में काम करती रही। स्नेहा की सास छत पर कुछ लेने गई थी, इसीलिए जब वह उतर रही थी तो किसी ने सीढ़ियों में पानी गिरा दिया था। नीचे की दो सीढ़ी से वह सरक कर जमीन पर आ गई। फिसलने की वजह से उनकी कमर और घुटने में बहुत चोट आई। सबसे ज्यादा तो कमर में, उनसे सीधे उठा भी नहीं जा रहा था। स्नेहा की सास को उनका बेटा दीपक उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। उनकी दवाइयां चलती रही, लेकिन कमर की पीछे हड्डी में गैप आ गया। डॉक्टर ने उन्हें पूरे महीने भर बेल्ट बांधकर बिस्तर से ना उठने के लिए बोल दिया। वह अब बेड रेस्ट में आ चुकी थी। अब तो घर के सारी जिम्मेदारी स्नेहा पर आ गई। वहीं स्नेहा घर के काम करती, अपनी ऑफिस से उसने छुट्टी ले लिया था। पति की टिफिन, पति का काम, बीच बीच में स्नेहा की ननद और उनका पति भी आते रहते थे। वह दोनों आते तो स्नेहा की सास उन्हें ऑर्डर देती रहती, दामाद जी और बेटी आ रहे हैं बहू, कोई कमी मत करने देना। अभी मैं जिंदा हूँ, बिस्तर में पड़ी हूँ तो क्या हुआ, मेरी बेटी को दुखी मत करना। स्नेहा की सास की कमर टूटी थी, लेकिन जुबान बराबर चल रही थी। वह पूरा दिन सास की सेवा में लगी रहती। ऊपर से ननद और नंदोई आते तो उन लोगों के लिए भी स्पेशल खाना बनाती। और ऊपर से ननद यही कहती कि मम्मी तुम्हारी सेवा करने के लिए मेरे पास समय होता तो मैं यहीं रुक जाती, मुझे तो दो बच्चों की जिम्मेदारी से फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम जब से बिस्तर में आई हो कितना सूख गई हो, लगता है कि स्नेहा भाभी ठीक से तुम्हारा ध्यान नहीं रख रही। भाभी, मेरी मम्मी की सेवा में कोई कमजोरी मत करना। तो स्नेहा की सास कहती, बेटी आखिर बहू बहू होती है, वह तो अपने मायके वालों को ही ज्यादा ध्यान रखेगी, जब देखो फोन पर लगी रहती है। 100 बार बुलाती हूँ तो एक बार पानी लेकर आती है, कितना चिल्लाना पड़ता है। मेरे हाथ पैर चलते तो मैं खुद ही जाकर अपने काम कर लेती। मैं तो आवाज दे देकर परेशान हो जाती हूँ,
लेकिन स्नेहा मेरी बात इतना जल्दी सुनती भी नहीं है। स्नेहा ने अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनी, उसे बहुत गुस्सा आया। वह आकर कहने लगी, मम्मी जी, आप ये कैसी बातें करती हैं? क्या आपको मुझे 10 बार आवाज देना पड़ता है, तब एक बार मैं आपकी बात सुनती हूँ? कितना झूठ बोल रही हैं आप अपनी बेटी से। मैंने तो आपकी सेवा के लिए ऑफिस से छुट्टी भी ले लिया, और ना तो दोपहर में अच्छे से सोती हूँ और ना रात में। यहाँ तक कि मैं आपके कमरे में ही सोती हूँ कि जब भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े, आप मुझे आवाज दे दो तो मैं जल्दी से आपके लिए आपका काम कर दूं। और ऊपर से आप अपनी बेटी से मेरी बुराई कर रही हैं। यदि आपको इतनी ही अपनी बेटी से हमदर्दी है, तो आप उन्हीं के घर चली जाओ, उन्हीं से अपनी सेवा करवाओ। आप बीमार हो, हर वक्त सेवा मैं करती हूँ, और आप गिफ्ट मंगा मंगा कर अपनी बेटी और दामाद को देती हो। अपने हाथ से आज तक आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। अब मैं आपकी कोई सेवा नहीं करूंगी। जाओ आप अपनी बेटी के पास ही। इतना सुनकर स्नेहा की सास बड़े गुस्से में आ गई। बहू, तू तो जवान लड़ाती है। तू जो करती है वही तो बेटी से बता रही हूँ। आने दे आज दीपक को, कि मेरे साथ बहसबाजी कर रही थी। शाम को जब दीपक आया तो स्नेहा की सास ने खूब बढ़ चढ़कर बताया, और वहीं स्नेहा की ननद भी शिकायत लगाई। तो दीपक ने डांटते हुए कहा, स्नेहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी माँ और मेरी बहन का अपमान करोगी। स्नेहा रोती रह गई, लेकिन दीपक ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। अब स्नेहा को एहसास हो रहा था कि गलती उसकी ही है। उसे अपनी करनी की सजा मिल रही है। उसने भी तो अपनी भाभी को बहुत परेशान किया। स्नेहा यही सोच रही थी, तभी उसकी माँ का फोन आ गया। स्नेहा, बेटी, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, दामाद जी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। साल भर में ही उन लोगों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। आखिर ससुराल ससुराल ही होता है। काफी टाइम हो गया तुम्हें मायके नहीं भेज रहे। अब तो तुम्हारी सास गिरने का नाटक करके भी बेड पर पड़ गई है। तुम्हें कैसे आने देगी? स्नेहा को अपनी गलती का भी प्रायश्चित हो ही रहा था कि फिर से माँ ने वही बात दोहरा दिया। स्नेहा अपनी माँ से बोली, माँ, सुधा भाभी की भी तो ननद गंदी है। सुधा भाभी की सास भी तो गंदी है। माँ, आप याद करो, जब भाभी अपने मायके जाने के लिए तैयार होती तो हम दोनों मिलकर भाभी को मना कर देते। कभी तो मैं अपनी पढ़ाई का बहाना करके, कभी तुम्हारी बीमारी का बहाना करके, घर में ज्यादा काम होने के बहाना करके, और भाभी चुपचाप सहम कर शांत होकर रह जाती। भाभी की बहन विदेश से मिलने आई थी। भाभी कितना तड़प रही थी अपनी दीदी से मिलने के लिए, लेकिन हम दोनों ने मिलकर भाभी को मायके नहीं जाने दिया। आज उसी की सजा मुझे मिल रही है। माँ, मैं तो नादान थी, मैं इन चीजों से बिल्कुल अज्ञान थी, लेकिन तुम्हें तो इन चीजों का पूरा अभ्यास था। कभी तुम भी तो बहू बनकर आई थी, फिर तुमने मुझे समझाया क्यों नहीं? तुमने मुझे डांटा क्यों नहीं कि भाभी को जाने दो? मैं तो भाभी के हाथों के खाने, उनके किए हुए काम को लेकर खुद सुखी रहना चाहती थी कि भाभी घर के काम करे, मैं क्यों करूं? मैं आराम से रहूंगी। लेकिन तुम्हें मुझे डांट कर समझाना चाहिए कि वह भी किसी की बेटी है, उसे उसके मायके जाने दो और तुम घर के काम करो। आज स्नेहा की माँ अपनी बेटी से यह बातें सुनकर चुप सी रह गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था कि वह बेटी को कुछ कहे। आखिर गलती तो उनसे हुई है। उन्होंने चुपचाप फोन कट कर दिया। अब स्नेहा अपनी सास की सेवा करती रही। कुछ महीनों के बाद उसकी सास ठीक हो गई। स्नेहा की बहन सारिका भी अपने मायके आने वाली थी। स्नेहा ने पहले ही अपने सास से रिक्वेस्ट कर लिया था। इस बार उसकी सास मान गई। स्नेहा अपने मायके गई। अपनी दीदी सारिका से मिलकर बहुत खुश हुई। जाते ही वह अपने दीदी के गले लगी। फिर
अपनी भाभी सुधा को आवाज देते हुए बोली, ओ भाभी कहाँ हो? कितने दिनों से हो गया आपके हाथ का पाव भाजी खाए हुए। फटाफट पाव भाजी बनाकर लाओ भाभी। याद करते ही मुंह में पानी आ गया। इतना कहकर वह माँ के पास सोफे में बैठ गई। टेबल पर रखा हुआ फोन बजने लगा। रामवती जी ने फोन उठाया तो सुधा के मायके का फोन था। वह कहने लगी, समधन जी, सुधा की माँ की तबीयत बहुत खराब है। सुधा की माँ हर वक्त सुधा को ही याद करती है। आप ज्यादा नहीं तो उसे सिर्फ 2 घंटे के लिए भेज दीजिए। दामाद जी साथ में वापस लेकर चले जाएंगे, लेकिन एक बार वह माँ से मिलने तो आ जाए। रामवती जी फोन कट कर दी। सुधा समझ गई थी कि यह मेरे पापा का ही फोन था। फोन स्पीकर पर था। उसने सारी बातें सुन लिया था, लेकिन वह समझ गई थी कि अब घर में दोनों ननद आई हैं, काम और भी बढ़ गया है तो सासू माँ मुझे कभी अपने मायके नहीं जाने देंगी। वह यही कहेंगी कि मेरी दोनों बेटियां आई हैं, उनकी दोनों की पसंद का खाना बनाओ, उन्हें खिलाओ, अपनी जिम्मेदारी संभालो। इसीलिए सुधा भरे हुए गले से कहती है, मम्मी जी, मैं 2 मिनट अपनी माँ को वीडियो कॉलिंग पर देख लेती हूँ, फिर जाकर किचन में पाव भाजी बनाती हूँ। इतना कहकर वह मोबाइल निकाली तो स्नेहा जोर से चिल्लाई, क्यों भाभी, वीडियो कॉलिंग पर क्यों देखोगी माँ को? सुधा डर गई कि स्नेहा मुझे वीडियो कॉलिंग करने नहीं देगी। स्नेहा भाभी के कमरे में गई। सुधा डरी हुई अपनी ननद की तरफ देखती रह गई कि पता नहीं अब ये क्या करने वाली है। तभी स्नेहा बैग लेकर बाहर आई और भाभी के सामने रखते हुए बोली, लो भाभी, यह बैग उठाओ और अभी के अभी मायके जाओ। वीडियो कॉलिंग पर बात करके क्या होगा? तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है और तुम बोल रही हो कि पाव भाजी बनाऊंगी। अरे पाव भाजी की तुम चिंता मत करो, हम सब लोग बना खा लेंगे। पहले तुम अपनी मम्मी से मिलने जाओ। इधर रामवती जी ने अपने बेटे को भी फोन लगा दिया। हेलो बेटा पंकज, जल्दी से तुम घर आ जाओ, बहू की माँ की तबीयत खराब है। तुम बहू को लेकर उसके मायके जाओ और यदि तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम बहू के साथ 2-4 दिन वहीं पर रुक जाना, क्योंकि बहू की बड़ी बहन और उनके जीजाजी विदेश में हैं। बहू का भाई अकेला परेशान होगा। पिताजी बूढ़े हो गए हैं, वह क्या कर पाएंगे? तुम भी उनके बेटे जैसे हो, तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है। आज सुधा अपनी ननद और अपनी सास की यह बातें सुनकर आश्चर्य में थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर अपनी सास के पैर छू ली और बोली, सच मम्मी जी, सच में मैं मायके जाऊं? हाँ हाँ बहू, इसमें कोई पूछने की बात है? शादी होने के बाद क्या बेटी अपने माता पिता को भूल जाती है? नए रिश्ते होने के बाद पुराने रिश्ते कभी भुलाए नहीं जाते। मायके जाना तो हर बेटियों का अधिकार होता है। अब तक पंकज भी घर आ गया और सुधा को लेकर उसके मायके चला गया। आज यह नेक काम करके स्नेहा को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लगा कि शायद उसने अपने पाप को थोड़ा सा तो कम किया। अब स्नेहा के मायके में तो सब कुछ ठीक हो गया था। अब स्नेहा यही कोशिश कर रही थी कि भगवान करे उसके ससुराल में भी सब कुछ ठीक हो जाए। सारिका ने कहा, स्नेहा, मैंने तुझे कहा था ना कि शादी के बाद सब कुछ एहसास होता है। देख, मैं विदेश में रहती हूँ तो मुझे भी मम्मी पापा से मिलने की, अपने मायके आने की बड़ी इच्छा होती है, लेकिन मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे नहीं हैं। वह हमेशा कह देते हैं कि जब बार बार मायके वालों से मिलना ही है तो विदेश में जाकर क्यों बसी है, जहाँ आने में पैसे लगते हैं, इतना खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 साल 4 साल में अपने माँ और अपने भाई बहन से जाकर मिल लिया करो। और मैं उनकी बातें मानकर मन मार कर रह जाती हूँ। यही तो मैं तुझे समझाना चाहती थी, लेकिन वक्त ने तुझे समझा दिया जो मैं नहीं समझा पाई। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मेरी कहानी सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलती हूँ ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। यदि यह सामाजिक कहानी आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें
और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।